नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, आज का जो सेशन होने वाला है वो डाइजेशन के ऊपर होने वाला है। डाइजेशन के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें। हम कुछ ही देर में सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग उमा कुमारी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2 लेके आए हैं हम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, आपको बताना है कमेंट करके। एंट्रोकाइनेज इज इन, है ना। एंट्रोकाइनेज किस में पाया जाता है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बाइल जूस पित्त रस में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस आंतरीय रस में पाया जाता है, या फिर पेनक्रिएटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस में पाया जाता है, या फिर पेनक्रिएटिक हार्मोन यानी कि अग्नाशयी हार्मोन में पाया जाता है ना। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है। एंट्रोकाइनेज के बारे में पूछा है। देखिए, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, ए सी वर्ड किसी के आगे पीछे लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। ठीक है। तो एंट्रोकाइनेज एक एंजाइम है जो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे पाया जाता है, पूछा है। बाइल जूस में, इंटेस्टाइनल जूस में, पेनक्रेटिक जूस में, या फिर पेनक्रेटिक हार्मोन में। बताइए, जल्दी से कमेंट करना है आपको। दिनेश कुमावत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दिनेश। चलिए, आंसर बताइए, कमेंट करते जाइए जल्दी से। फर्स्ट का आपको आंसर बताना है। एंट्रोकाइनेज है ना, एंट्रोकाइनेज जो एंजाइम है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर पाया जाता है? बाइल जूस में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, या फिर पेनक्रेटिक जूस में होता है, या फिर पेनक्रेटिक हार्मोन में होता है? बताइए। चलिए देखते हैं फर्स्ट का आंसर। एंट्रोकाइनेज है ना, मैंने एक चीज़ तो बता दी, ए सी वर्ड इसका ये एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है ना, इसका मतलब होता है एंजाइम। और एंट्रो है ना, एंट्रो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, है ना। तो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और इंटेस्टाइन में भी बात करें तो छोटी आंत जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा ये रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी अगर बात करें तो फर्स्ट जो पार्ट होता है ना, इसका हिंट डीजीआई आपको पता ही होगा। फर्स्ट पार्ट जो होता है ड्यूडेनम, है ना। ड्यूडेनम जो होता है यहाँ पर ये रिलीज होता है ना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, व्हाट इज कोलिसिस्टोकाइनिन, है ना। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या है? इसको सीसीके भी बोला जाता है शॉर्ट में, सीसीके, है ना। चलिए बताइए, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या है? एंजाइम है, बाइल पिगमेंट है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है, या फिर लिपिड है? सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड का आंसर आपको बताना है। रचना ने फर्स्ट का सी बताया था, सी ऑप्शन नहीं, इसका फर्स्ट का बी होगा। चलिए कोई बात नहीं, उमा कुमारी ने फर्स्ट का बी बताया, वेरी गुड। सेकंड का उमा कुमारी बी ऑप्शन बता रहे हैं, बाइल पिगमेंट कोलिसिस्टोकाइनिन के लिए बोल रहे हैं। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में पूछा है, एंजाइम है, या फिर बाइल पिगमेंट है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है, या फिर लिपिड है? बताइए। दिनेश कुमावत ने ए ऑप्शन बताया सेकंड का। चलिए देखते हैं इसका आंसर। कोलिसिस्टोकाइनिन, इसको शॉर्ट में सीसी के बोलते हैं ना। और ये क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन होता है। क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन होता है, ठीक है। और ये मेनली अगर बात करें तो डाइजेशन में हेल्प करता है ना।
डाइजेशन और एपेटाइट रेगुलेशन, एपेटाइट रेगुलेशन में काम करता है। ठीक है, ये इसके दो मेन टास्क होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो वर्ड आ रहा है और इंटेस्टाइन आ रहा है ना। गैस्ट्रो का मतलब तो स्टोमक हो गया और इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन, दोनों में यहाँ पे रिलीज होगा ये, और डाइजेशन में हेल्प करेगा। और एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, है ना, उसका रेगुलेशन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। थर्ड का आंसर आपको करना है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक और राइबोन्यूक्लियस। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस और राइबोन्यूक्लियस, है ना। अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको, एएसी वर्ड आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम्स। ठीक है, दोनों जो एंजाइम है वो कहाँ पर सिक्रीट होते हैं, है ना, किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं, किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं आपको बताना है। ठीक है, लीवर के द्वारा, ये स्टोमक के द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा, या फिर किडनी के द्वारा, बताइए। थर्ड का आंसर आपको करना है। रचना ने सेकंड का सी बताया, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थर्ड का आंसर आपको करना है। दो एंजाइम्स के नाम आपके सामने दे रखे हैं और ये एंजाइम के लिए पूछा है कौन सा ऑर्गन है वो इनको रिलीज करवाता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस और राइबोन्यूक्लियस, है ना, बताइए। उमा कुमारी थर्ड का सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए बाकी स्टूडेंट भी जल्दी से कमेंट करते जाइए और आपको बताना है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस और राइबोन्यूक्लियस दोनों जो है एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होते हैं, है ना। चार ऑर्गन के नाम आपके सामने दे रखे हैं, चारों में से ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। चलिए देखते हैं थर्ड का आंसर। देखिए, ये दोनों जो एंजाइम होते हैं वो पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होते हैं ना। पेनक्रियाज जिसको हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। अग्नाशय के द्वारा दो हार्मोन और भी होते हैं जो रिलीज किए किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है इंसुलिन, आपने सुना होगा इंसुलिन, और एक होता है ग्लूकागोन। क्या होता है, ग्लूकागोन, है ना। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इंसुलिन तो ग्लूकोज, ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उसको कंट्रोल करता है, ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उसके लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि उसको कम करने का काम करता है, रिड्यूस करता है। और ग्लूकागोन जो होता है वो क्या करता है, वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन रिलीज हो जाएगा, होगा, और वो उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, डायबिटीज़ जो हो जाती है, डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है हालांकि। डायबिटीज़ मेलिटस जो होती है वो इंसुलिन के कारण होती है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला कोई होता ही नहीं है हार्मोन, तो ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण कौन सी डिजीज हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फोर्थ का आंसर आपको करना, विच वन इज नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड, है ना। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड है, आपको बताना है। नाइट्रोजीनियस पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, काइटिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या स्टार्च, बताइए। फोर्थ का आंसर आपको करना है। हाँ बिल्कुल सही कमेंट किया आपने। अल्फा सेल्स जो होती है वो ग्लूकागोन रिलीज करती है और बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन सिक्रीट करती है। चलिए फोर्थ का आंसर बताइए जल्दी से। आपको बताना है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजीनस पॉलीसेकेराइड है ना। काइटिन, सेल्यूलोज, ग्लूकागो ग्लाइकोजन या स्टार्च। फोर्थ का ए बताया है उमा कुमारी ने। चलिए देखते हैं इसका आंसर।
चलिए यहाँ पे पूछा है, देखिए नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड पूछा है। पॉलीसेकेराइड तो ये सारे हैं, ठीक है, बट नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड की जब बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, है ना, ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, ये इसका काइटिन का नाम होता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन आ रहा है ना, तो नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है ये। और बात करें कहाँ पे पाया जाता है, तो जितने भी जो ऑर्थोपोड्स जो होते हैं, ठीक है, ऑर्थोपोडा में जितने भी जो उनके एक्सोस्केलेटन होते हैं इंसेक्ट के, वो किससे बने होते हैं, वो काइटिन के बने होते हैं, है ना। काइटिन क्या है, बेसिकली काइटिन जो है कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन ये भी आता है बेसिकली ये काइटिन है क्या है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है ना। और एक इसमें कंफ्यूजन होती है किरेटिन, है ना, किरेटिन और ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, काइटिन और किरेटिन। किरेटिन तो प्रोटीन है, ध्यान रखिए, किरेटिन क्या है, प्रोटीन है, जो हमारे किस में पाया जाता है, हमारे नेल्स में होता है, ठीक है, हमारे हेयर्स में होता है, ठीक है। किरेटिन प्रोटीन है और काइटिन जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है ना, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड, ठीक है। और इसका ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑर्थोपोड के जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इन ग्रेजिंग कैटल्स द मेजर पोर्शन ऑफ फूड सेल्यूलोज इज, है ना, चरने वाले जो पशु होते हैं, पशुओं में भोजन का मुख्य भाग सेल्यूलोज होता है, ठीक है। इसके बारे में पूछा है कि ऑप्शन ए अपच अवस्था में बाहर निकल जाता है, और या फिर बी जंतु द्वारा स्वयं पचाया जाता है। जो कैटल्स का जो पूछा है, देखिए कैटल्स का मेजर पोर्शन जो फूड खाते हैं उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के डाइजेशन की बात पूछ रहे हैं, ठीक है, सेल्यूलोज का डाइजेशन की बात ये पूछ रहे हैं। अपच अवस्था में ही बाहर निकल जाता है, या फिर बी ऑप्शन जंतु द्वारा स्वयं पचाया जाता है, या फिर ऑप्शन सी सीधे उसी अवस्था में प्रयुक्त होता है, या फिर ऑप्शन डी आंतरिक जीवाणु द्वारा पचाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फिफ्थ का आंसर आपको बताना है। उमा कुमारी फिफ्थ का डी ऑप्शन बता रहे हैं, जितेंद्र कटारा ने फिफ्थ का डी ऑप्शन बताया है। चलिए दिनेश कुमावत भी डी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, देखिए ग्रेजिंग जो कैटल्स होते हैं, चरने वाले जो पशु होते हैं, उनकी जो डाइट होती है उसमें मेनली सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसका डाइजेशन करते हैं ना। तो स्पेशली जो आंतरिक आंत में पाए जाने जो वाले जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा उसको पचाया जाता है ना। अगर बात करें, अगर इनका नाम पूछा जाए तो फाइब्रोबैक्टर, है ना, फाइब्रोबैक्टर एक जीवाणु होता है जो वैसे दो तीन वैरायटी होती है, अभी मेरे को फाइब्रोबैक्टर नाम याद आ गया, तो फाइब्रोबैक्टर आपको ध्यान रखना है ना, जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है ना। चलिए एक और चलो, रूमिनो, ये भी ध्यान रखिए, रूमिनो कोकस, है ना, ये दोनों बैक्टीरिया की स्पीसीज, ये मेनली पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, जो कैटल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में पाई जाती है, और ये डाइजेशन में हेल्प करती है ना। चलिए फिफ्थ का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिक्स का आंसर आपको करना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज पॉलीसेक्राइड, है ना, इसमें से अलग अलग ये सेट दे रखे हैं, कौन सा जो सेट है वो प्योरली क्या है, पॉलीसेक्राइड है ना। ऑप्शन ए देखिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज, या ऑप्शन बी स्टार्च ग्लाइकोजन सेल्यूलोज, ऑप्शन सी सुक्रोज माल्टोज ग्लूकोज, या ऑप्शन डी गैलेक्टोज स्टार्च और सुक्रोज, है ना। बताइए कौन सा ग्रुप है जो प्योरली पॉलीसेक्राइड ग्रुप है। सुशीला ने भी फिफ्थ का डी बताया, बिल्कुल सही बताया। चलिए सिक्स का आंसर बताइए, उमा कुमारी सिक्स का बी ऑप्शन बता रहे हैं, जितेंद्र ने भी सिक्स का बी ऑप्शन बताया, दिनेश कुमावत भी सिक्स का बी ऑप्शन बता रहे हैं।
सुशीला कटारा भी 6 का बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए पूछा है पॉलीसेकेराइड ग्रुप के बारे में पूछा है, तो बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज है ना, ये पॉलीसेकेराइड है तीनों। क्या है? पॉलीसेकेराइड। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड है, लेक्टोज भी एक, लेक्टोज तो क्या है? डाइसेकेराइड है ना। देखिए एक डाइसेकेराइड का मैंने एक हिंट बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो, मासूले डाइसेकेराइड है ना, मासूले है ना, यानी कि माल्टोज, ठीक है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों जो होते हैं क्या होता है? डाइसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सुक्रोज डाइसेकेराइड हो गया, माल्टोज डाइसेकेराइड हो गया, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, गैलेक्टोज जो होता है मोनोसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड है ना। लेकिन यहाँ बी ऑप्शन में देखिए तीनों जो है वो पॉलीसेकेराइड है ना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th का आंसर बताइए। द एनहाइड्रो बॉन्ड ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड है ना, प्रोटीन का अजलीय बंध जो होता है, एनहाइड्रो बॉन्ड जो होता है वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, एस्टर बॉन्ड कहलाता है, या फिर डाई एस्टर बॉन्ड कहलाता है ना। बताइए 7th का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी 7th का बी ऑप्शन बता रहे हैं। जितेंद्र कटारा 7th का सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। पूछा है प्रोटीन का अजलीय बंध जो एनहाइड्रो बॉन्ड क्या कहलाता है ना। प्रोटीन का जो एनहाइड्रो बॉन्ड क्या कहलाता है? पेप्टाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? पेप्टाइड कहलाएगा। ग्लाइकोसिडिक और एस्टर जो बॉन्ड होता है ये मेनली कार्बोहाइड्रेट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और डाइएस्टर बॉन्ड की बात करें तो डीएनए में मिल जाएगा, आरएनए में पाया जाता है ये, है ना, और लिपिड्स में भी आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th का आंसर आपको करना है। विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना। निम्न में से कौन सूर्य की किरणों की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण करता है? कौन सा ऐसा अंग है शरीर का जो विटामिन डी का संश्लेषण यानी कि निर्माण करता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए त्वचा, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी यकृत, या फिर ऑप्शन डी अग्नाशय। बताइए 8th का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी 8th का सी ऑप्शन बता रहे हैं। दिनेश कुमावत 8th का ए ऑप्शन बता रहे हैं। जितेंद्र कटारा 8th का ए ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए शरीर का जो सबसे, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा जो अंग होता है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाता है, ठीक है, वो भी क्या है? स्किन है, ठीक है। और विटामिन डी का संश्लेषण भी कौन करता है? स्किन के द्वारा ही होता है ना। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लीवर का, लीवर से रिलेटेड बाइल जूस जो होता है वो लीवर
प्रोड्यूस करता है ना। पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नाइन्थ का आंसर आपको करना है, द डिजीज एनीमिया इज कोज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, है ना। रक्तहीनता जो खून की जो कमी होती है, ये रोग निम्न में से किस विटामिन की अल्पता, किस विटामिन की कमी के कारण होता है ना, किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, बायोटीन के कारण, फोलिक एसिड के कारण, अस्कॉर्बिक एसिड के कारण, या नियासिन के कारण, बताइए। ऑप्शन 9 बताना है आपको। क्वेश्चन 9, सुशीला ने एट्थ का ए ऑप्शन बताया था। एट्थ का ए सही है बिल्कुल आपका। चलिए नाइन्थ का आंसर बताइए। नाइन्थ का बी बता रहे हैं जितेंद्र, बी ऑप्शन बता रहे हैं। दिनेश कुमावत नाइन्थ का ए ऑप्शन बता रहे हैं। उमा कुमारी नाइन्थ का बी ऑप्शन बता रहे हैं। सुशीला ने भी बी ऑप्शन बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए विटामिन जो फॉलिक एसिड होता है, इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है ना। इसको बोलते हैं विटामिन B9, है ना। बी विटामिन बी का ही टाइप होता है, तो विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। इसकी कमी से रक्तहीनता हो जाती है ना, क्योंकि ये आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो रक्त में क्या होता है, आरबीसी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रक्तहीनता रोग हो जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, B9 बोलते हैं। बायोटीन, ठीक है, बायोटीन किसको बोलते हैं, विटामिन बी को ही बोलते हैं, है ना। ठीक है, बी का कौन सा टाइप है, चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए। बायोटीन। एस्कॉर्बिक तो विटामिन सी को बोलते हैं, ठीक है। और नियासिन विटामिन B3 को बोलते हैं, है ना। बायोटीन आई थिंक 7 होगा, ये B7 होगा। बताइए, B7 ही है ना शायद, कमेंट करके बताइए। बायोटीन। B7 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th का आंसर आपको करना है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन, है ना। विटामिन ए का संश्लेषण शरीर के किस अंग में होता है ना। ब्लड में होता है, पेनक्रियाज में होता है, स्प्लीन में होता है, या फिर लीवर में होता है, बताइए। विटामिन ए का जो है निर्माण कार्य किस अंग में होता है, आपको बताना है, ठीक है, बताइए। चलिए B7, उमा कुमारी बिल्कुल करेक्ट लिखा आपने, शाबाश। 10th का आंसर आपको करना है, विटामिन ए का संश्लेषण यानी कि निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। ब्लड में होता है विटामिन ए का निर्माण, या फिर पेनक्रियाज में होता है, या फिर स्प्लीन में होता है, या लीवर में होता है, बताइए। उमा कुमारी 10th का डी ऑप्शन बता रहे हैं। जितेंद्र ए ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है वो लीवर में होता है ना। कहाँ पे होता है, लीवर में होगा, ध्यान रखिए, ठीक है।
और विटामिन ए का पूर्व पदार्थ अगर पूछा जाए तो कौन सा होता है, क्वेश्चन आता है ये बीटा कैरोटीन है ना। बीटा कैरोटीन जो होता है विटामिन ए का पूर्व पदार्थ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्प्लीन के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं ना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है ना, आरबीसी का कब्रिस्तान है ना, आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डेड आरबीसी जो होती है वो यहाँ पे उनका नष्टीकरण होता है, कहाँ पे, स्प्लीन में होता है ना, प्लीहा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11th का आंसर आपको देना है। फंक्शन ऑफ विटामिन डी इज है ना, विटामिन डी का क्या कार्य होता है वो आपको बताना है। कैल्शियम और फास्फोरस के नियंत्रण एवं अवशोषण का होता है, या फिर ऑप्शन बी कैल्सीकरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, और या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाउ। बताइए। हाँ बिल्कुल सही लिखा उमा कुमारी आपने, कैरेट में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। 11 का सी ऑप्शन बताया उमा कुमारी ने। चलिए देखते हैं इसका, बिल्कुल सही बताया। विटामिन डी का जो कार्य होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस के नियंत्रण और अवशोषण दोनों में होता है, ठीक है, और कैल्सीकरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी करता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा है ना। विटामिन डी के कार्य अगर पूछे तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 12 का आंसर आपको करना है। अधिक समय तक विटामिन डी की अधिक मात्रा का सेवन करने से क्या होता है ना, डी कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, अस्थियों का वी कैल्सीकरण हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी अस्थियों का विखनिजीकरण हो जाएगा, या ऑप्शन सी बंध्यता स्टेरिलिटी आ जाएगी, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशीय दुपोषण हो जाएगा, दुष्पोषण हो जाएगा। बताइए, 12th का आंसर आपको करना है। 12th का बी ऑप्शन बता रहे हैं उमा कुमारी, डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, अस्थियों का विखनिजीकरण। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए अधिक समय तक विटामिन डी की अधिक मात्रा का अगर सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी कैल्सिफिकेशन हो जाता है, हड्डियों में क्या हो जाता है, डी कैल्सिफिकेशन हो जाता है ना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का आंसर आपको करना है। इनफर्टिलिटी इज बिलीव टू बी ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन है ना, किस विटामिन की कमी से बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन ई के कारण है ना। बताइए किस विटामिन की कमी से बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, बताइए। 13 का आंसर आपको देना है। उमा कुमारी ने 13 का डी ऑप्शन बताया।
चलिए देखते हैं। देखिए विटामिन ई जो होता है उसको क्या बोला जाता है, विटामिन ई को टोकोफेरोल भी बोला जाता है ना, टोकोफेरोल बोला जाता है। इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है ना, ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। और इसको एक और नाम होता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, है ना, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है, क्योंकि ये स्टेरिलिटी को रोकता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अंकुरित जो हमारे सीरियल्स होती है ना, जो हमारे गेहूँ है ना, अंकुरित किए हुए जो सीरियल्स जो होती है, इसमें ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ई, है ना। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पे भी ये लिखा होता है ना विटामिन ई, है ना, ई लिखा होता है, क्योंकि विटामिन ई क्या होता है, ब्यूटी विटामिन होता है और एंटी स्टेरिलिटी होता है। ठीक है, ये बंधिता को भी रोकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 का आंसर आपको करना है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। एक मानव जो कि बेरी बेरी रिकेट्स स्कर्वी रोगों से पीड़ित है ना, को क्रमशः किसकी आवश्यकता है। ठीक है, तीन यहाँ पर डिजीज के नाम दे रखे हैं, तीनों डिजीज किसकी कमी से होती है, बेसिकली ये पूछा गया है आपको इनडायरेक्टली। विटामिन B12, फर्स्ट ऑप्शन देखिए B12 ए और सी, विटामिन B1 डी सी, विटामिन ए बी ई और विटामिन B6 और एंड के, है ना, बताइए। बेरी बेरी रिकेट्स एंड स्कर्वी। उमा कुमारी 14 का बी ऑप्शन बता रहे हैं। जितेंद्र भी 14 का बी ऑप्शन बता रहे हैं। विटामिन B1 डी और सी, उमा कुमारी ने कमेंट कर बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते चाहिए। सुशीला ने बी ऑप्शन बताया है। चलिए, और सभी का करेक्ट है ऑलमोस्ट। बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है ना, रिकेट्स जो होता है वो डी की कमी से होता है, और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, 15 क्वेश्चन। रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है, विटामिन ए बी सी या डी, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कल का जो सेशन रहने वाला है वो होगा नर्वस सिस्टम पे, है ना, नर्वस सिस्टम आप पढ़ के आइए। ठीक है, नर्वस सिस्टम करने वाले हैं हम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन हम करने वाले हैं कल का जो सेशन रहेगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये दिख रहे हैं आप स्क्रीन पर, बताइए। उमा कुमारी ने 14 का डी ऑप्शन बताया, सॉरी 15 का डी ऑप्शन बताया। चलिए बाकी स्टूडेंट भी जल्दी से कमेंट करते चाहिए। चलिए बिल्कुल सही बताया, 15 का डी ऑप्शन, बच्चों में जो रिकेट्स हड्डियां कमजोर हो जाती है, और वयस्कों में जो ऑस्टियोमलेशिया है ना विटामिन डी की कमी से होता है ना। विटामिन डी जो आपको अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, स्किन जो होती है शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन जो इसको बोला जाता है, वो सनलाइट में विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है ना। चलिए ये आज का सेशन कंप्लीट हो गया। कि सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। और कल का जो सेशन रहने वाला है वो नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ में, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है।
थैंक यू सो मच उमा कुमारी। थैंक यू सुशीला। एलेवंथ करेक्ट है उमा कुमारी का। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक था, और कल एक नए सेशन के साथ आपसे वापस मिलेंगे मिलेंगे। और कल का जो सेशन रहने वाला है वो होगा नर्वस सिस्टम। आप पढ़ के आइए, नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना। तो जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे एग्ज़ाम के हिसाब से ये जो सेशन हम चला रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मोस्टली वो क्वेश्चन मैं चुन चुन के लेके आता हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए होते हैं या फिर आ सकते हैं ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं सेलेक्ट करके, सेलेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते। तो अगर आप डेली अटेंड कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए 100% बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ।